गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये जितने सारे भी आज के इस क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे आपके ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से होने वाले हैं। सो आज का एक क्लास आप सभी क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी वीडियो पे एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में चाहो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। ठीक है, यानी कि वाटर का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। आप सभी के सामने ऑप्शन है 80, 60, 1, 42। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, जो पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है वो आपका होता है 80। ठीक है, तो आप सभी के सामने ए वाला ऑप्शन 100% करेक्ट हो जाएगा। और कोई कोई केस में जो आपका पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है वो कभी कभी 81 भी हो जाता है, तो आप 80 या 81 के आसपास लेके चलना। ठीक है, आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है, यानी कि विद्युत वाहक बल का यूनिट क्या है, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, इसे ईएमएफ भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ऑप्शन है आप सभी के सामने कि न्यूटन जूल वोल्ट न्यूटन प्रति एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे एम्पायर लिख चुका है लेकिन एम्पियर होना चाहिए था, राइट। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, बताओ मुझे, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। आप सभी के सामने ऑप्शन है न्यूटन जूल वोल्ट न्यूटन प्रति एम्पियर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, विद्युत वाहक बल की इकाई होती है वो होती है वोल्ट। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज मैं आप सभी को बता दूं कि विद्युत वाहक बल के साथ साथ जो आपका विभवांतर होता है ना, उसका भी यूनिट जो होता है वो वोल्ट ही होता है। साथ में जो आपका विद्युत विभव होता है इसका भी यूनिट जो होता है वो क्या होता है, तुम्हारा वोल्ट ही होता है। तो क्लियर है ना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर की 1 एम्पियर बराबर कितना होता है। ठीक है, 1 एम्पियर बराबर कितना होता है। अब देखो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो आपका एम्पियर होता है वो किस चीज का ऐसा यूनिट होता है, किस भौतिक राशि का। तो आप बोलो कि भैया विद्युत धारा का होता है। ठीक है, विद्युत धारा का तुम्हारा ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। अब भैया विद्युत धारा का फॉर्मूला बताओ, तो आप जानते हो Q बराबर IT, यानी कि आवेश बराबर होता है क्या, धारा गुने समय। तो यहां से तुम निकाल सकते हो ना, I बराबर तुमको मिलेगा Q बटा का T। अब भैया इसका तो एम्पियर हो जाएगा ऐसा यूनिट, तो सेम उसी तरीके से 1 एम्पियर बराबर तुम्हारा से हो जाएगा। यहाँ पे Q है, आवेश का ऐसा यूनिट होता है कुलम्ब, और टाइम का होता है तुम्हारा सेकंड, यानी कि कुलम्ब बटा का सेकंड, यानी कि 1 कुलम्ब बटा का 1 सेकंड। ठीक है, जो कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है, जो तुम्हारा न्यूट्रॉन होता है ये भी तुम्हारा मौलिक कण होता है, जो तुम्हारा प्रोटॉन होता है ये भी एक मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ये भी तुम्हारा एक मौलिक कण होता है, लेकिन जो तुम्हारा अल्फा कण होता है ना, ये एक मौलिक कण नहीं होता है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। और एक चीज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि भैया इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है। तो मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन पे आपका निगेटिव चार्ज होता है। सेम उसी तरीके से प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव। और अगर बात करी जाए न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, यह आवेश रहित होता है, राइट। आ जाओ जी, पांचवा नंबर क्वेश्चन की वोल्ट मीटर मापता है। जो तुम्हारा वोल्ट मीटर होता है वो किस चीज को मापता है, प्रतिरोध को, विभवांतर को, धारा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वोल्ट मीटर, वोल्ट किस चीज का ऐसा यूनिट होता है, विभवांतर का। तो तुम्हारा वोल्ट मीटर किस चीज को मापेगा जी, विभवांतर को मापेगा। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 6 नंबर की, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का क्या मान होता है। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का क्या मान होता है। तो ये जो तुम्हारा कार्बन का कलर कोड होता है, इसके लिए एक ट्रिक मैंने आप सभी को बताया था। वो ट्रिक क्या है कि बीबी रॉय, ठीक है, एक सेंटेंस याद कर लो कि वो सेंटेंस क्या है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइज। ठीक है, वेरी गुड वाइज। तो ये आप एक सेंटेंस याद कर लो, वो सेंटेंस कौन सा है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइज। अब यहां से आप आसानी से पता कर सकते हो किसी भी रंग के कलर कोड का। जैसे कि यहां से आपसे पूछ रहा है हरे रंग का, यानी कि ग्रीन का। तो आपको ग्रीन कहां पे दिख रहा है जी, तो ग्रीन आपको दिख रहा है भैया यहाँ पे, राइट, ग्रीन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप जीरो से स्टार्ट करना, कहां से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करना। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, और ग्रीन तुम्हारा आ रहा है 5 नंबर पे। तो ग्रीन का कलर कोड क्या हो जाएगा तुम्हारा 5, यानी कि ऑप्शन आप सभी के सामने सी वाला 100% करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान क्या होता है। पिछले बार में आपसे ग्रीन का पूछा, इस बार आपसे येलो का पूछ रहा है। तो सेम वही सेंटेंस आपको याद रखना है, फिर उसके बाद किसी भी रंग के कलर कोड को आप बता सकते हो आसानी तरीके से। तो यहाँ पे क्या करो, वही सेंटेंस आप वापस से लिखो। क्या लिखना है, तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइज, राइट।
वेरी गुड वाइस। अब यहाँ पे तुमसे किस चीज का पूछ रहा है भैया, पीला रंग का पूछ रहा है यानी कि येलो का पूछ रहा है, तो येलो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो सेम उसी तरीके से करते जाओ, 0 1 2 3 4, ओहो हो 4 पे आ गया हमारा येलो। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। अब भैया जी देखो 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन आवेशित कण नहीं है, यानी कि किस पे आवेश नहीं होता है। तो इसके सामने ऑप्शन है फोटोन, अल्फा कण, बीटा कण, इलेक्ट्रॉन। तो देखो भैया इलेक्ट्रॉन पे तो तुम्हारा आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है। बीटा कण एक इलेक्ट्रॉन की भांति काम करता है, तो बीटा कण भी आपका आवेश है, आवेशित है। ठीक है, अल्फा कण पे भी आपका आवेश होता है। ठीक है, लेकिन अगर वही बात करी जाए फोटोन की, अगर बात करी जाए फोटोन की, तो फोटोन क्या होता है, फोटोन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये तुम्हारा आवेशित कण नहीं है। ठीक है, आ जाओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 9 नंबर की, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास है, यानी कि टीवी का प्रसारण करने के लिए, ठीक है, इनमें से कौन सा आवृत्ति परास आपका सही है, तो वो सही होगा 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो याद रखना भैया आपका सब जो नंबर दिख रहा है ना वो सारे के सारे सेम है, केवल यूनिट में चेंजेस है, तो यूनिट याद रखना मेगाहर्ट्ज। आ जाओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है। तो देखो क्षीणता क्या होता है, कहीं ना कहीं इससे तुम रिलेट कर सकते हो प्रतिरोध से, क्योंकि प्रतिरोध में भी क्या होती है, तुम्हारा धारा की कमी होती है, धारा के प्रवाह को रोकता है प्रतिरोध, तो क्षीणता में भी कहीं ना कहीं कमी आती है। तो इस तरीके से प्रतिरोध का तुम्हारा ओम होता है, तो इसका भी तुम्हारा ओम होना चाहिए था। काफी कुछ ऐसे टीचर है जो कि प्रतिरोध से रिलेट करते हैं क्षीणता को, तो इसका एसआई यूनिट ओम बताते हैं, लेकिन ओम आपका सही नहीं होगा, बिकॉज अगर बात करी जाए पिछले, ठीक है, पीवाई के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो चुका है, तो जो आपका क्षमता का एसआई यूनिट होता है, जो आपका बीएसईबी बोर्ड है ना, आपका बिहार बोर्ड, उसका जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें यही बताया गया था कि क्षमता का एसआई मात्रक तुम्हारा डेसिबल होता है, तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। अब भैया नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कि एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। एमीटर क्या करता है, धारा को मापता है, और एमीटर को हम लोग हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, राइट। तो एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, कम होता है, बड़ा होता है, बहुत कम होता है, या फिर बहुत बड़ा होता है। अगर बात करी जाए एमीटर की तो इसका होता है कम। ठीक है, एमीटर क्या होता है, कम, तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। लेकिन अगर वही बात करता है एमीटर की जगह वोल्ट मीटर की, ठीक है, तो वोल्ट मीटर का हो जाता है यहाँ पे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है। तो जो तुम्हारा प्रकाश तरंग होता है ये तुम्हारा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, एक्स किरणें जो होता है ये भी तुम्हारा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ध्वनि तरंगे आपका विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि कांच के लिए क्रांति कोण यानी कि कांच के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा। ठीक है, 20 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा, 48 डिग्री का होगा, 42 डिग्री का होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा तुम्हारा 42 डिग्री। और ये जो वैल्यू है ये तुम्हारा मीन वैल्यू है, यानी कि लगभग में वैल्यू है, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आप सभी के सामने 14 नंबर कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसका नेचर कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है, अनुदैर्ध्य होता है, या फिर एएसबी, ठीक है, दोनों होता है, या फिर विद्युतीय। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो तुम्हारा वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये तुम्हारा अनुप्रस्थ तरंग होता है, तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि किलोवाट घंटा मात्रक है, जो तुम्हारा किलोवाट घंटा मात्रक होता है वो किस चीज का मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, बल आघूर्ण का, या फिर विद्युत धारा का। तो जो तुम्हारा किलोवाट घंटा होता है ये तुम्हारा होता है विद्युत ऊर्जा का, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। और एक चीज मैं बोलने को सोच रहा हूँ आप सभी को, वो ये चीज है कि लव यू दोस्तों आप सभी को, ठीक है, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हमारी जो भी कम्युनिटी है, हमारे कम्युनिटी में जितने सारे भी मेंबर है अभी तो फिलहाल, ठीक है, 230 के आसपास है, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 200 है ना ये एक दिन जरूर 2000 में ट्रांसफॉर्म होगा, फिर 2000 के बाद 2 मिलियन में भी ट्रांसफॉर्म होगा, क्योंकि मैं जिस तरीके से मेहनत कर रहा हूं आप सभी के लिए, मुझे अपने आप पे पूर्ण भरोसा है कि भैया ये चैनल जो है ना वो बिहार के लिए एक दिन काफी ब्रांड साबित होगा। और मतलब क्या ही बताऊं मैं आप सभी के लिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात एक कर रहा हूँ, ठीक है, और अभी मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ इसमें भी मैं पसीना पसीना रखा पूरा, लेकिन क्या ही दिखाना आप सभी को, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 16 नंबर की इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपका इकाई होता है वो होता है तुम्हारा ऊर्जा का, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की नमन कोण का जो मान होता है वो उत्तरी ध्रुव से, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से तुम विषुवत रेखा की ओर जाओगे, ठीक है, जो तुम्हारा नमन कोण का वैल्यू होता है, तो तुम क्या करोगे, उस उत्तरी ध्रुव से तुम विषुवत रेखा की ओर जाओगे तो ये क्या होता है, अस्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है या फिर बढ़ता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, नमन कोण का जो मान होता है वो उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है, ठीक है, क्या होता है जी,
घटता है, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि जो तुम्हारा लोहा होता है, लोहा का संकेत आप सभी बता दो प्लीज। तो जो लोहा का संकेत होता है वो होता है Fe और लोहा का परमाणु संख्या होता है तुम्हारा 26। ऑलराइट, तो जो लोहा क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय होता है या फिर अनुचुंबकीय होता है? तो जो तुम्हारा लोहा होता है ना, यानी कि जो तुम्हारा Fe, ठीक है, लोहा को इंग्लिश में हम लोग आयरन कहते हैं, तो जो तुम्हारा आयरन होता है वो तुम्हारा लौह चुंबकीय होता है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि आवेश का बीमा होता है, ठीक है, जो तुम्हारा आवेश होता है उसका बीमा क्या होता है? एटी, याद रखना एटी होता है इसका बीमा। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। और एटी की जगह अगर आपको कहीं कहीं आईटी दिख जाए, एटी की जगह अगर आपको कहीं कहीं आईटी दिख जाए तो आप आईटी भी टिक करके आ सकते हो, क्योंकि एटी आईटी सेम ही होता है, ठीक है। तो आवेश का बीमा तुम्हारा आईटी भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है, यानी कि जो प्रकाश का वेग होता है, एक तरीके से स्पीड कह सकते हो, एक तरीके से चाल भी कह सकते हो। तो जो तुम्हारा प्रकाश का वेग होता है वो सबसे ज्यादा महत्तम, सबसे ज्यादा किसमें होता है? हवा में होता है, सीसा में होता है, पानी में होता है या फिर निर्वात में होता है? तो प्रकाश का जो वेग होता है वो सबसे ज्यादा महत्तम होता है निर्वात में। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। ये आप क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक कर लो एंड दोस्तों में भी हमारे इस वीडियो को शेयर करते रहना, ठीक है। एंड उन्हें बताना कि फिजिक्स वाले भैया कौन है बिहार के लिए, ठीक है, वो बिहार के लिए क्या क्या करने आए हैं और मैं बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सही करने के लिए क्या क्या कर रहा हूं। तो प्लीज आप उन्हें बताओ एंड आप हमें सपोर्ट करो थोड़ा, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है, इस टाइप के जो भी अमेजिंग कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ऑलराइट, चलो जी 21 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, यानी कि किस लेंस का यूज किया जाता है। तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं यहाँ पे जिससे आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है, कि किस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज करा जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए निकट की, ठीक है, निकट का, दूर का, ठीक है, अगर बात करी जाए निकट की तो निकट तुम्हारा 3 अक्षर का है, राइट। दूर की बात करी जाए तो दूर तुम्हारा 2 अक्षर का है। यहाँ पे तरीका लगाओ भैया, तो जो तुम्हारा 3 अक्षर का है उसके लिए यूज होगा 4 अक्षर वाला लेंस, जो कि तुम्हारा होता है अवतल, ठीक है। और वही दूर है तुम्हारा 2 अक्षर का, तो इसके लिए यूज होगा तुम्हारा 3 अक्षर वाला लेंस जिसका नाम है उत्तल। क्लियर है? क्लियर है ना भाई? तो निकट तुम्हारा 3 अक्षर का होता है, अवतल तुम्हारा 4 अक्षर का होता है, ठीक है। दूर तुम्हारा 2 अक्षर का होता है, उत्तल तुम्हारा 3 अक्षर का होता है, यानी कि एक अक्षर बढ़ा के उस लेंस का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बात कर रहा है भैया निकट, तो ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है, ठीक है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ केवल। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है? निकट तुम्हारा 3 अक्षर का है तो इसके लिए 4 अक्षर वाला लेंस का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, जो तुम्हारा है अवतल। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 22 नंबर कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, जो तुम्हारा डायनेमो होता है उसके कार्य का सिद्धांत आधारित होता है धारा के उष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, प्रेषित चुंबकत्व पे या फिर प्रेरित विद्युत पर, ठीक है। तो जो तुम्हारा डायनेमो होता है इसका जो कार्य का सिद्धांत होता है ये तुम्हारा आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आप सभी के सामने 23 नंबर की अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है। जो तुम्हारा अनुचुंबकीय पदार्थ होता है उसका प्रवृत्ति तुम्हारा क्या होता है? अस्थिर होता है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, यानी कि जो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है वो तुम्हारा सतत होता है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की रंग का क्या कारण है। जो तुम्हारा प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश में रंग है, प्रकाश में कलर है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसकी आवृत्ति, इसका वेग, इसका कला या फिर इसका आयाम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इसकी आवृत्ति, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर की ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। देखो भैया, अगर तो जो तुम्हारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसे हम लोग प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो जो तुम्हारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये केवल 2 चीज पे डिपेंड करता है। पहला कि नेचर ऑफ पदार्थ, यानी कि पदार्थ का जिस तरीके का नेचर है उस पर डिपेंड करेगा, और दूसरा तुम्हारा टेम्परेचर पे। केवल ये 2 ही चीज पे डिपेंड करता है। कौन? तुम्हारा विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता। तो भैया यहाँ पे ताप पे डिपेंड करेगा। जी हाँ, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अर्धचालक की। तो अर्धचालक का तुम अगर ताप बढ़ाओगे, अर्धचालक का तुम ताप बढ़ाओगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं अर्धचालक, ठीक है, अर्धचालक का तुम ताप बढ़ाओगे तो तुम्हारा जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो घटेगा। अगर वही तुम चालक का ताप बढ़ाओगे तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अर्धचालक की, तो अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ाने से क्या होता है? घटता है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर की किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि भैया ये केवल ताप पे डिपेंड करता है और पदार्थ के नेचर पे, पदार्थ की प्रकृति पे। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तो तापमान बढ़ने से। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 28 नंबर की दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है, वही तरीका यूज कर लो जो मैंने आपको पीछे बताया। तो दूर तुम्हारा 2 अक्षर का है तो इसके लिए 3 अक्षर का हम लोग लेंस यूज करेंगे जो कि तुम्हारा है उत्तल लेंस। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर की प्रकाश तंतु, ठीक है, इसे इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। जो तुम्हारा प्रकाश तंतु संचार होता है वो किस घटना पे आधारित होता है, ठीक है, ये तुम्हारा किस घटना पे आधारित होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन या फिर व्यतिकरण। तो ये जो तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर का जो सिद्धांत है ना, ये जो तुम्हारा प्रकाश तंतु संचार है वो किस घटना पे आधारित होता है, तो ये तुम्हारा आधारित होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो यहाँ पे आप सभी के सामने ए वाला ऑप्शन 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 13 नंबर कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, उसका मास क्या होता है। तो जब किसी तुम वस्तु को क्या कर रहे हो, आवेशित कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, तो जब तुम्हारा कोई वस्तु चार्जेबल हो जाता है तो उसका द्रव्यमान चाहे तो तुम्हारा बढ़ सकता है चाहे तो तुम्हारा घट सकता है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को कभी भी एजुकेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर आप सभी को बिहार बोर्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट को जानना होगा तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो, बिना हिचकिचाए कॉल भी कर सकते हो, मैं आपको पर्सनल हेल्प कर दूंगा। राइट, आ जाओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 31 नंबर कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा तत्व होता है। यानी कि विद्युत हीटर में, ये आप क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो विद्युत हीटर में हम लोग नाइक्रोम का यूज करते हैं। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 32 नंबर, ये प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। देखो अगर आपसे पूछ ले प्रतिघात, अगर आपसे पूछ ले प्रतिरोध, ठीक है, तो इसका सबका ऐसा यूनिट एक ही होता है, वो है तुम्हारा ओम, ठीक है, क्या है, ओम है। तो प्रतिघात का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है, ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शंस है और आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है, यानी कि किस पे आवेश नहीं होता है, किस पे चार्ज नहीं होता है। आपके सामने ऑप्शन नंबर है अल्फा कण, अल्फा कण पे भैया चार्ज आपका होता है, बीटा कण पे भी चार्ज होता है, लेकिन फोटोन का कण पे चार्ज नहीं होता है। उसके एक मिनट क्या यहाँ पे कुछ चीजें गलती होगी क्या, देखो हाँ, फोटोन के कण पे चार्ज होता है, ठीक है, बीटा कण पे भी चार्ज होता है, लेकिन जो तुम्हारा फोटोन होता है ना, इस पे भैया चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, इसे थोड़ा सही तरीके से समझना, क्वेश्चन ज्यादा लंबा लग रहा है तो क्वेश्चन लंबा देख के डरो नहीं। यहाँ पे बात कर रहा है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो राशि होती है, ठीक है, वो अपने प्रारंभिक मान की आधी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे औसत आयु कहते हैं, अर्धायु कहते हैं, क्षय नियतांक कहते हैं या फिर आवर्तकाल कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा अर्धायु, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। याद रखना कि जितने समय में किसी जो तुम्हारा रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ वो होता है जिससे भैया अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती हो, वो तुम्हारा रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाता है। तो जितने समय में जो तुम्हारा रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो राशि होती है वो अपने प्रारंभिक मान की आधी हो जाती है, उसे हम लोग अर्धायु कहते हैं और अर्धायु को हम लोग टी हाफ के द्वारा सूचित करते हैं। क्लियर है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपसे पूछे स्वप्रेरकत्व, अगर आपसे पूछे प्रेरकत्व, ठीक है, अगर आपसे पूछे अन्योन प्रेरकत्व, ठीक है, अन्योन प्रेरकत्व, राइट, अन्योन प्रेरकत्व, तो सबका ऐसा यूनिट एक ही होता है जो है तुम्हारा हेनरी। क्या होता है जी, हेनरी होता है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा भैया। चलो जी, आप सभी को पता है हमारा टारगेट सेट है। अब वो कौन सी टारगेट है कि बदलना बिहार है। जी हाँ, बिहार को बदलना है, बिहार को भी टॉप पे ले जाना है, बिहार के लिए काफी कुछ करना है, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करना है। तो प्लीज इसमें आप सभी की सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज्यादा नीड है। तो आप सभी जितना भारी मात्रा में हो सके आप हमें सपोर्ट करो। बाकी हमारी जो टारगेट है वो सेट ही है, हमारा माइंडसेट भी सेट है कि भैया बिहार के लिए काफी कुछ आगे चल के करना है, बिहार के लिए बहुत, बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सही करना है। तो प्लीज आप हमें सपोर्ट करो जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। बाकी मैं आप सभी के लिए हर एक टाइम हर एक सिचुएशन में खड़ा हूँ। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। क्लियर है जी। अब भैया यहाँ पे मैंने बताया कि प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व या फिर अन्योन प्रेरकत्व आपसे जो भी पूछे सबका एशा यूनिट एक, जो कि तुम्हारा है हेनरी। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ से 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 37 नंबर कि निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है, आपके सामने ऑप्शन है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है, तो देखो जो तुम्हारा न्यूट्रॉन है एक मौलिक कण है, प्रोटॉन है मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन है मौलिक कण है, लेकिन जो तुम्हारा अल्फा कण है ना, ये तुम्हारा एक मौलिक कण नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर की जो लेंस का नियम है ना, वो किस चीज से संबंधित है, किस भौतिक राशि से संबंधित है, आवेश से आई मीन चार्ज से, द्रव्यमान से आई मीन मास से,
ऊर्जा से, आई मीन एनर्जी से, या फिर संवेग के संरक्षण सिद्धांत से। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो तुम्हारा लेंस का नियम है, ये संबंधित है तुम्हारा डायरेक्ट एनर्जी से यानी कि ऊर्जा से। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। ठीक है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण जो तुम्हारा होता है वो तुम्हारा होता है व्यतिकरण। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास है? ठीक है, यानी कि टीवी का प्रसारण करने के लिए, ठीक है, इनमें से कौन सा आवृत्ति परास आपका होना चाहिए? तो वो तुम्हारा होना चाहिए 30 से 300 मेगाहर्ट्ज का। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी को यहां तक जुड़ने के लिए। और मैं चाहूंगा कि आप केवल इसी वीडियो में नहीं, ठीक है, इन द फ्यूचर जितने सारे भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो आने वाली है, आप सब में जुड़े। ठीक है, और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी प्रॉपर तरीके से, काफी अच्छे तरीके से कर सके। राइट, मैं यही चाहता हूं एंड आई नीड योर सपोर्ट। आप सभी जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों में हमारे इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, ताकि उन्हें भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, वो भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले। बाकी आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग जल्दी की किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को, लव यू बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।